आज के इस वीडियो में 10,000 जीके के लिए 19वां भाग लेके आ रहे हैं। क्वेश्चन है कि हिंदू तथा ईराना वास्तुकला का सबसे पहला समन्वय देखने को कहां पर मिलता है। आपके विकल्प है ताजमहल, पंचमहल, लाल किला और शेर शाह के मकबरा। आपके पास 5 सेकंड होगा हर एक क्वेश्चन का उत्तर बताने के लिए और अपना उत्तर कमेंट करके जरूर बताएं। देखिए, जहां पर आपको बताना है कि हिंदू और ईरानी मतलब कि दोनों का वास्तुकला का दोनों जब एक ही जगह मिलके बात की जाए तो ये मिलता है शेर शाह के मकबरा में। शेर शाह का मकबरा कहाँ पे है? तो सासाराम में। सासाराम मतलब कि आज का बिहार। अगला क्वेश्चन है कि पशु पक्षी को जिस चित्रकला में विशेष स्थान मिला है वह कौन सा है। यहाँ पे आपके विकल्प हैं कि बूंदी शैली, अलवर शैली, किशनगढ़ शैली, द्रविड़ शैली। तो अगर हम बात करें पशु पक्षियों के चित्र की तो ये आप देखेंगे कि लगभग हर एक शैली में इनका फोटो मिलता है आपको, लेकिन यहाँ पे कहा गया है विशेष स्थान, तो ये है बूंदी शैली में। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य क्या था। साम्य मतलब कि एक जैसा। ऑप्शन है अहिंसा, व्रत का पालन, निर्वाण के लिए तपस्या, संसार दुखपूर्ण है, सत्य बोलना। तो यहाँ पे इन दोनों में कॉमन था संसार दुखपूर्ण है। भगवान बुद्ध ने भी कहा था कि अगर आपका जन्म हुआ है तो दुख तो होगा ही, अब ये आपको निर्णय लेना होगा कि आप कितना दुख चाहते हैं। अगला है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। आपके विकल्प हैं आत्मा और ब्रह्मा में, कर्म कांड में, यज्ञ प्रणाली में और मात्र शक्ति में। आपको बताना है कि किसमें। तो आपने सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ा होगा मात्र शक्ति के बारे में। उस समय जो समाज होता था मात्र सत्तात्मक होता था, मतलब कि मालिक के तौर पे माता ही होती थी। और बाद में जब वैदिक काल आता है लगभग 600 ईस्वी में, जब 600 ईस्वी में जब वैदिक काल की शुरुआत होती है भारत में, तो वहां से पितृ सत्तात्मक देखने को मिलता है जो कि आज तक कंटिन्यू है। अगला है चोल युग प्रसिद्ध था किसके लिए। धार्मिक विकास के लिए, ग्रामीण सभाओं के लिए, राष्ट्रकूटों से युद्ध के लिए और लंका से व्यापार के लिए। तो चोल युग को जाना जाता है ग्रामीण सभाओं के लिए। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी है। बात की गई है वैदिक युग में, जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे। तो यहाँ पे वैदिक युग में पितृ सत्तात्मक प्रणाली चलने लगी और यहाँ से ही एक नया नाम आया गणतंत्र का। गणतंत्र का। अगला है कि भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे। जनक, कृष्ण, याज्ञवल्क्य, सूरदास। भागवत गीता, इससे आप आसानी से बता सकते हैं। अब जहां भागवत की बात आ जाए यानी कि आपका सही उत्तर होगा भगवान श्री कृष्ण। अगला क्वेश्चन है कि वंश भास्कर के रचयिता कौन है। बाकीदास, सूर्यमल मिश्र, कबीरदास, श्यामल दास, विठल दास। तो ये है सूर्यमल मिश्र। अगला है कि पृथ्वीराज रासो का रचनाकार कौन था। ये क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है और अगर आप यूपी से हैं तो यूपी SSS में ये बहुत बार पूछा गया है। एक बार यूपी टेट में भी पूछा गया था। तो ये है चंद्र बरदाई। अगला है कि कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है उसका क्या नाम है। शमसुद्दीन शाह, सिकंदर बुत सेकरन, हैदर शाह, जैनुल आबदीन। कश्मीर का अकबर कहा जाता है जैनुल आबदीन को। जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। यहाँ पर 5 सेकंड में आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना है और आप काउंट करते रहिए कि आपने कितने क्वेश्चनों का उत्तर गलत दिया। बाद में आप माइनस करके बता सकते हैं कि कितना आपने सही किया। संथाल निवासी हैं। विकल्प है मध्य भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत और या फिर पूर्वी भारत। तो मध्य भारत के हैं संथाल निवासी। अगला है कि रोम का प्रथम शासक कौन था। न्यूमिटोर, रीमस, रोम्यूलस, हैमिलर वर्का। तो ये था न्यूमिटोर। अगला है चीन का वास्तविक कागज के निर्माण का श्रेय किसको दिया जाता है।
जैसे कि अगर आप बात करें कागज की, कि कागज का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ, तो ये मिलता है चीन का नाम। लेकिन चीन में वास्तविक कागज का जो श्रेय है किसको दिया जाता है, किस व्यक्ति को? तो ये है साई लून, साई लून। अगला है शशांक को किस शासक ने पराजित किया? पराजित किया गया था हर्षवर्धन के द्वारा। वीर भारत समाज किसने स्थापित किया? जोरावर सिंह बारहट, गोकुलदास असावा, एस्टर आदिएंद्र, विजय पथिक। अगर हम बात करें वीर भारत समाज की, तो ये है विजय पथिक। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो ये कराया गया था शाहजहां के द्वारा। शाहजहां ने ताजमहल भी बनवाया। आप एक इसी तरह की रचना का नाम कमेंट करके बताइए जो अकबर ने बनवाया हो। अकबर के किसी एक रचना का नाम कमेंट करके बताइए। अगर हम बात करें अकबर की, तो अकबर के पिता का नाम हुमायूं था। हुमायूं के पिता का नाम बाबर था, यानी कि ये इस तरह चलेगा, बाबर, उसके बाद से हुमायूं, उसके बाद से अकबर, उसके बाद से जहांगीर। तो इन 4 से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जहांगीर के बाद आप शाहजहां को ले सकते हैं। अगर इसके टाइम पीरियड की बात करें तो 1526 से 30 इसकी मृत्यु हो गई। 1530 से 40 शेरशाह सूरी के द्वारा हार गया, इंडिया से बाहर चला गया। फिर आया 1555 में, 1 साल रहा 1556 तक। 1556 से 1605 तक। जहांगीर की बात करें तो 1605 से 1627 तक। तो ये इनके बारे में जानिए। मुगल वंश के बारे में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो एक जगह विद्रोह प्रदर्शन हो रहा था बारडोली में, और वहां पे जो महिलाएं थी उनका साथ दिया वल्लभ भाई पटेल ने। तो वहीं की महिलाओं ने इनको पहली बार सरदार कहा, तब से इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा जाने लगा। अगला है प्रसिद्ध बारडोली किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? एकदम आसान क्वेश्चन हो गया, क्योंकि अभी हमने आपको बताया है। यह है सरदार पटेल। चलिए कमेंट करके बताइए, इनकी एक मूर्ति लगी है गुजरात में, उसकी ऊंचाई कितनी है? ये आपको कमेंट करके बताना है। करंट की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला है कि पहला ईरानी शासक जिसने भारत में कुछ भाग को अपने अधीन किया था, उसका नाम क्या था? साइरस, कैम्बिसिस, डेरियस प्रथम और सहार्थ। तो ये था साइरस। अगला क्वेश्चन कि अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं। अभी हमने इसी क्वेश्चन को आपसे पूछा था कि अकबर के द्वारा बनाई गई किसी भी इमारत का नाम बताइए। कहाँ पे अधिकतम इमारत इसने बनवाया है? आगरा में? बिल्कुल नहीं, ये शाहजहां के द्वारा आगरा में बनाया गया। लाहौर में भी नहीं, इलाहाबाद में भी नहीं, ये बनाया गया था फतेहपुर सीकरी में। आपने बुलंद दरवाजा का नाम सुना होगा। अगला है कि विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की? ऑप्शन है बरकतुल्लाह, सुभाष चंद्र बोस, लाला हरदयाल, राजा महेंद्र प्रताप सिंह। तो ये थे राजा महेंद्र प्रताप सिंह। अगला क्वेश्चन कि किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? दरअसल ये भारत आया था पहली बार। ये मुगल वंश का एक तरह से आप इसे भारत में स्थापक कर सकते हैं, मतलब किसी ने शुरुआत की, लेकिन इसे मरने के बाद इसका मकबरा भारत से बाहर बनाया गया काबुल में, और यह है बाबर। बाबर 1526 से लेकर के 1530 तक। ये सन याद रखिए, बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। अगला है राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपने पास कितने दिनों तक रख सकते हैं? होता क्या है कि जब कैबिनेट किसी भी विधेयक को अप्रूवल करके दे, या फिर लोकसभा और राज्यसभा कोई भी अप्रूवल दे, तो प्रेसिडेंट उसे केवल 14 दिन रख सकते हैं। 14 दिन के अंदर कई चीजें हो सकती हैं, या तो 14 दिन के अंदर वो उसे वापस कर दें, मतलब कि अगर कैबिनेट है तो कैबिनेट को भेज दें, या फिर लोकसभा राज्यसभा से पास करके गया है तो इसको रिटर्न कर दें। होगा क्या कि अगर इसमें कोई रिटर्न करना चाहते हैं तो करके फिर से राष्ट्रपति को भेजेंगे, और उन्हें 14 दिन के अंदर ऊपर साइन करना उस पर जरूरी होगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के कार्यकाल की अवधि कितनी है?
तो ये है 5 साल। अब चलिए बताइए राज्यसभा की अवधि कितनी है, राज्यसभा की अवधि कितनी होती है। तो राज्यसभा की अवधि कोई नहीं होती है, राज्यसभा कभी भंग नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर ये पूछे कि राज्यसभा के मेंबर का टाइम पीरियड कितना होता है, एक सदस्य का, तो ये होता है 6 साल। अगर हम बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा में मिनिमम उम्र सीमा है 25 साल, लेकिन अगर राज्यसभा में आप देखेंगे तो ये हो जाता है 30 साल। चलिए कमेंट करके बताइए कि राज्यपाल बनने के लिए कम से कम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति, दोनों के लिए एक ही है, या फिर उपराष्ट्रपति, तीनों के लिए एक ही है। कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि लोकसभा में तो एक स्पीकर होता है, राज्यसभा की बात करें तो यहाँ पे होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा, हमने ये उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया है? अमेरिका से। अगला है कि प्रति 2 वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्य कार्यनिवृत्त हो जाते हैं, मतलब कि रिटायर हो जाते हैं, उनका टाइम पीरियड खत्म हो जाता है। तो यह है 1/3। मतलब कि यहाँ पे राज्यसभा में 250 मेंबर होते हैं और मिनिमम उम्र सीमा है 30 साल। यहाँ पे ऐसे डिजाइन किया गया है कि हर 2 साल में 1/3 लोग रिटायर होते रहते हैं, लेकिन प्रति व्यक्ति की टाइम पीरियड देखें तो ये 6 साल का होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन बिल्कुल आसान है। तो यह है 3/2। मतलब कैसे 3, ऐसे 2। चलिए क्वेश्चन बताइए, राष्ट्रीय गीत इसको कितने सेकंड में गाते हैं? पहले ध्यान से देखिए, राष्ट्रीय गीत को कितने सेकंड में गाया जाता है। कोई आपका उत्तर गलत ना हो, इसलिए इसे जरूर ध्यान से पढ़िए। राष्ट्रीय गीत को कितने टाइम पीरियड में गाया जाता है, कमेंट करके बताइएगा। अगला है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2 व्यक्तियों को किसका प्रतिनिधित्व करते हुए लोकसभा का सदस्य बनाने के लिए मनोनीत किया जाता है? तो यह है आंग्ल भारतीय। आंग्ल भारतीय क्या मतलब होता है? देखिए, जब बात करें अगर हम 1950 की, तो जब यहाँ से अंग्रेज चले गए तो फिर भी कुछ ऐसे अंग्रेज व्यक्ति थे जो कि यहाँ पे रहना उनको पसंद था। वो लोग यहाँ पे रुक गए और उनकी संख्या कुछ ही बची है भारत में। तो अब क्या होगा कि जब उनकी संख्या बिल्कुल कम है, तो जाहिर सी बात है कि उनमें से कोई व्यक्ति जीत कर नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ के लोगों के मन में एक तरह से उनके प्रति नफरत है, कोई उनको मत देगा नहीं। तो उस कंडीशन में वो जितने भी लोग बचे हैं उनका प्रतिनिधित्व देने के लिए लोकसभा में 2 लोगों को प्रेसिडेंट के द्वारा नामित किया जा सकता है। अगला है कि राज्यों के गवर्नर संविधान के तहत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो ये रहते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि राष्ट्रपति इनको रखता है, इनको हटा सकता है समय से पहले भी, बिना किसी कारण के। कोई कारण नहीं रहेगा फिर भी राज्यपाल को हटाया जा सकता है, और ये अधिकार है केवल और केवल राष्ट्रपति को। अगला है कि भारत में योजना अवधि में कुल कितनी बार योजना अवकाश हुआ है? देखिए, योजना अवधि क्या है, तो पंचवर्षीय योजना की बात की गई है। पंचवर्षीय योजना जो कि 5 साल के लिए बनाई जाती थी, पहले 51 से 55, फिर 55 से 60, फिर इस तरह बनाई गई। लेकिन इसमें 3 बार गैप हो गया, और गैप होने के कई कारण थे। एक बार सूखा पड़ा, एक बार युद्ध हुआ, और एक बार सरकार बदल गई थी। बीच में मोरारजी देसाई की सरकार आई थी। अगर आप 1977 को देखें तो उस समय योजना अवकाश हुआ था। ये हुआ था 3 बार। अगला है कि राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? अभी हमने इसके बारे में आपको बताया है। राज्यसभा का कार्यकाल नहीं पूछा है। अगर राज्यसभा का पूछा होता तो ये नहीं होता है, कोई इसका टाइम पीरियड नहीं है। लेकिन राज्यसभा सदस्यों की बात करें तो 6 साल का। अगला है कि मंत्रिमंडल सचिवालय पर नियंत्रण कौन करता है? ये किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा। अगला है कि भारत के संविधान के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्तियां निहित होती है, किस पर? देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको क्लियर होना जरूरी है। अगर केवल पावर की बात करें तो अधिकतर पावर तो राष्ट्रपति के पास ही है,
क्योंकि भले ही सब कुछ प्रधानमंत्री कर सकते हैं, लेकिन वो नाम से होता है राष्ट्रपति के ही। यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति के। लेकिन अगर इस मतलब रियल पावर की बात करें तो ये होगा कैबिनेट में। रियल पावर, वास्तविक शक्तियां, तो वास्तविक शक्तियां कैबिनेट में होती हैं, लेकिन जो भी काम होता है सब राष्ट्रपति के नाम से ही होता है। अगला है कि भारतीय संविधान यह प्रावधान करता है कि किसी भी विधानसभा में 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते। निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा इसका अपवाद है? देखिए होता क्या है कि कम से कम 60 और अधिकतम 500 मेंबर हो सकते हैं विधानसभा में, ये कहा गया है संविधान में। लेकिन कुछ राज्य इतने छोटे हैं कि वहां पे 60 मेंबर बनाना आसान नहीं है। अगर आप 60 मेंबर बनाएंगे वहां खर्च बढ़ेगा, जो कि फिजूल खर्ची में होगा। इसलिए कुछ राज्य हैं जो कि 2-3 जिनका नंबर है, इनकी संख्या कम है। इसमें से एक है सिक्किम। अगला है कि समुद्र तल पर बैरोमीटर में पारे का स्तर कितना होगा? सभी लोग अपना उत्तर कमेंट करके बताते रहें। जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दें। अगर आप चाहते हैं इसका टेस्ट लेना या फिर इसका पीडीएफ, तो आपको ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये होता है कितना? 76 सेंटीमीटर। अगला है कि सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? ज्यादा पूछा होता तो मानिसराम आपका सही उत्तर होता, लेकिन सबसे कम होती है लेह में। लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर। अगला है कि भारत पर प्रथम यूरोपीय आक्रमणकारी कौन था? यूरोपीय पूछा गया है, वो भी आक्रमणकारी होना चाहिए, तो ये था सिकंदर। अगला है 38 नंबर की अराफात का अर्थ क्या है? अराफात किसका नाम है? देश का, नदी का, शहर का, जनजाति का? देश तो कोई है नहीं, शहर भी नहीं है, ये है एक नदी का नाम। और भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गंगा। कितनी लंबाई है? तो 2500 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। और दुनिया की सबसे बड़ी नदी है नील नदी, जिसकी लंबाई है लगभग 6600 किलोमीटर। अगला है विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पे होता है? आ गया क्वेश्चन। तो ये होता है मानिसराम में। सबसे कम लेह में। अगला है पूर्व का स्कॉटलैंड किसको कहा जाता है? ये एक तरह से उपनाम वाले क्वेश्चन है। पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है मेघालय को। मेघालय को। अगला है हांगे काल झरना किस नदी पर स्थित है? हांगेन काल। तो यह है कृष्णा नदी पर। अगला क्वेश्चन है कि नंदी हिल्स किस शहर के पास बसा हुआ है? ऑप्शन है बेंगलुरु, मैसूर, हुबली या फिर चेन्नई। यह है बेंगलुरु। बेंगलुरु। अगला है कि भारतीय राज्य त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? कमेंट करके बताएं। ये क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं, आप खुद कमेंट करके बताइएगा, उतना हार्ड नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगला है कि कर्नाटक में स्थित बहु परियोजना नदी घाटी का नाम बताइए। मतलब कि ये इसमें से कौन सी ऐसी परियोजना है जो कि कर्नाटक में स्थित है? तो यह है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा। अगला है पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? तो पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं नीलगिरी पहाड़ी पे। नीलगिरी पहाड़ी पे। अगला है कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन, यह है बुध, जो कि केवल 88 दिनों में सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है। बुध के बाद कौन सा ग्रह आता है? बताइए कमेंट करके। शुक्र। शुक्र के बाद पृथ्वी। पृथ्वी के बाद मंगल। अगला है कि रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? रिएक्टर स्केल की हम बात करते हैं तो इस पे क्या मापते हैं? जो लोग अभी तक इसको लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दें। इसे अपने दोस्तों में शेयर भी करिए ताकि ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। रिएक्टर स्केल से मापते हैं भूकंप। अगला है कि राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति कौन थे? ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे पहले प्रधानमंत्री भी हैं। राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई?
ये आज़ादी से पहले की बात है और ये हुआ था 1938 में। अगला क्वेश्चन कि योजना आयोग का गठन कब हुआ। योजना आयोग, जिसको 1 जनवरी 2015 से बदल करके नीति आयोग कहा जाता है, तो इसका गठन किया गया था मार्च 1950 में।